Good morning, students. Today we will discuss the exercise 4.1. In previous video, we already discussed 4.1 some questions. Okay, and the rest of the questions we will discuss in this exercise. Okay, this is the class 7 mathematics, chapter 4, simple equations. Okay, so let's start question number 4. You see, write the following equation in statement form. मतलब ये जो इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास, ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन है, इनको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब है कि इनको हमें एक जो है इसका एक सेंटेंस बनाना है ना. ये जो p + 4 = 15 दिया है, इसका एक सेंटेंस बनाना है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में था, है ना. प्रीवियस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास सारे के सारे स्टेटमेंट दिए थे और उस स्टेटमेंट से हमने लीनियर इक्वेशन यानी कि सिंपल इक्वेशन फॉर्म की थी. तो ये जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4 का. यहाँ पे इक्वेशंस दी हैं तो हमें स्टेटमेंट फॉर्म करना है. ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा. तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा और आराम से आप इस वीडियो को एंड तक दीजिए और आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर आराम से समझ में आ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. p + 4 = 15. इसको हम 2-3 तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. नंबर 1 कि p क्या है, एक नंबर है हमारा, है ना. p इज द नंबर और उसके साथ में +4 को ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15, है ना. सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15. एक तो तरीका ये हो जाएगा हमारा. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, 4, है ना, 4 एड टू द नंबर p गिव्स अस 15, है ना. 4, है ना, एडेड 4 टू द नंबर p गिव्स अस 15. तो ये भी इस तरीके से भी बना सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जिस तरीके से बना रहा हूं, जो स्टेटमेंट आप मतलब जो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं वैसे ही आप बनाओ. आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, है ना. जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15, है ना. सम ऑफ नंबर p एंड 4 यानी p और 4 का सम कितना है, 15. तो एक बन गया. और ऐसा लिख सकते हो, एड 4 टू द नंबर p गिव्स अस 50. तो आप कैसे भी अपने तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है. तो मैं कोई इन दोनों में से एक लिख देता हूं, ठीक है. तो ये मैं लिख देता हूं, सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15. ठीक है, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15. ठीक है ना, यानी कि p और 4 का जो सम है वो कितना है हमारा, 15 है. तो ये स्टेटमेंट हमारा बन गया. तो हम अपनी तरफ से ये लिख दिया है. आप अपने ऑन वर्ड्स में भी आप चाहो तो डिफरेंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. सेकेंड वन में क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे m-7 है, तो इसमें डिफरेंस ले लोगे. यहां पे क्या लिया है, हमने सम लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ नंबर m एंड 7 इज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, है ना. मतलब जो वैल्यू है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा ना. एक तो ये हो रहा है और दूसरा तरीका ये बन जाएगा कि टेक अवे 7 फ्रॉम m गिव्स 3. टेक अवे 7, है ना, टेक अवे द 7 फ्रॉम नंबर m गिव्स 3. मतलब m में से 7 को टेक अवे करेंगे. टेक अवे का मतलब भी माइनस होता है और कितना गिव्स मतलब 3 मिल रहा है. तो दोनों तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. तो मैं इसको लिख देता हूं, है ना, 7 माइनस फ्रॉम p, है ना, गिव्स 3. ठीक है ना. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 7 माइनस, है ना, -7. इसको इस तरीके से बनाओ, -7 फ्रॉम p, है ना, -7. या आप इजी बनाना है ना, तो इजी तरीके से सेम टू सेम बना लो. तो यहां पे लिख देते हैं द डिफरेंस, है ना, ऑफ नंबर m एंड 7 इज 3. ये इजी तरीका हो गया, है ना. वैसे भी हम बना सकते थे, है ना, -7 फ्रॉम p गिव्स 3, या फिर सब्ट्रैक्टेड 7 फ्रॉम p गिव्स 3, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो कई सारे तरीके हैं हमें ये स्टेटमेंट बनाने के. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप डिफरेंट तरीका यूज कर सकते हैं, है ना. आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है ना, तो
ट्वाइस द नंबर इज 7, है ना, ट्वाइस द नंबर m इज 7, समझ में आ गया। तो ट्वाइस द नंबर यानी कि हम लिख देते हैं ट्वाइस द नंबर m, है ना, ट्वाइस द नंबर m का मतलब 2 टाइम्स हो गया, है ना, इज 7, ठीक है ना। तो ये ट्वाइस द नंबर m 7 हो गया, या फिर ऐसा भी लिख दो 2 टाइम्स ऑफ द नंबर m गिव्स अस 7, ये भी लिख सकते हो। ये डबल ऑफ m इज इक्वल टू 7, ये भी लिख सकते हो, है ना, डबल ऑफ m इज इक्वल टू 7। हम लोग कई सारे तरीके हैं स्टेटमेंट बनाने के, तो प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आनी चाहिए आपको। यहां पे डिवाइड है तो क्या लिखेंगे अपन, द नंबर डिवाइडेड बाई 5 गिव्स अस 3, है ना, द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स अस 3, ठीक। द नंबर m is divided by 5 gives us 3, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट हमारा। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई 5 इज 6, है ना, 3 टाइम्स ऑफ m यानी कि 3m है ना, तो उसको क्या लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ m, अपॉन में 5 है तो डिवाइडेड बाई 5 इज 6, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 3m डिवाइडेड बाई 5 लिखा है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स ऑफ नंबर m इज डिवाइडेड, है ना, डिवाइडेड बाई 5 is 6, is 6 gives us 6, we get 6, बहुत सारे वर्ड है ना, आराम से बन जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन है 3p प्लस 4, 3p प्लस 4 का मतलब क्या है, 4 को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, 3p में, तो 3p को क्या लिखेंगे, है ना, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ नंबर एंड 4, है ना, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी 3p को क्या लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ नंबर p प्लस 4 is 25, है ना, 3 टाइम्स ऑफ नंबर p प्लस 4 is 25, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा। तो लिख देते इसको 3 टाइम्स ऑफ नंबर p, है ना, प्लस 4 is, या गिव्स अस लिख दो, इज लिख दो, गिव्स अस लिख दो, वी गेट लिख दो, है ना, गिव्स अस 25, क्लियर। इस तरीके से आसानी से आप स्टेटमेंट बना सकते हो, कोई सा भी स्टेटमेंट होगा कहीं से भी आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से बन जाएगा, बहुत इजी है। इसमें क्या लिखोगे, है ना, सबट्रैक्टेड 2, है ना, सबट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ नंबर p, है ना, गिव्स 18, है ना, सबट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ नंबर p गिव्स 18, समझ गए ना। या फिर डिफरेंस ऑफ नंबर, है ना, डिफरेंस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ नंबर एंड 2 इज 18, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिख देते हैं, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ नंबर, फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ नंबर p gives 18, क्लियर। इस तरीके से ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। देन लास्ट वन इज लेफ्ट, p/2 है और यह +2 है, तो p/2 को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ नंबर लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ नंबर, है ना, द सम ऑफ 2 एंड हाफ ऑफ नंबर गिव्स 8, है ना, 2 और हाफ ऑफ नंबर का सम है ना, तो इसको कैसे लिख देंगे, द सम ऑफ हाफ ऑफ नंबर एंड 2 इज 8, है ना, तो ये हो जाएगा द सम ऑफ हाफ ऑफ नंबर, हाफ ऑफ ए नंबर p एंड 2 इज 8। इस तरीके से ये हमारे सारे जो इक्वेशंस गिवन थे वो स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट
कर दिए गए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप आराम से समझ गए होंगे। बहुत इजी है ये, आसानी से आप बना सकते हैं और आप अपने मन से कोई सारे इक्वेशंस लीजिए और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आपकी आराम से एक प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, एंड हियर वी हैव टू set up an equations in the following cases, okay. Here there are 4 questions are there and we have to set up the equation। यानी कि ये भी एक स्टेटमेंट है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, और वर्ड्स प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं समझ पाए तो हमें सोचने वाली बात है। इसीलिए वर्ड्स प्रॉब्लम के एक एक वर्ड का मीनिंग निकलता है और हर वर्ड का, हर स्टेटमेंट को आप अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे तो आप आसानी से इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम आपकी 8th क्लास मैथमेटिक्स में भी है, 9th क्लास मैथमेटिक्स में भी है, 7th में भी और एक चैप्टर आने वाला है एरिया एंड पैरामीटर्स, वहां पे भी वर्ड्स प्रॉब्लम है। इसी तरीके से 9th में 3-4 चैप्टर हैं, यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, है ना, 3-4 नहीं बल्कि ज्यादा है। 8th में भी हमारे 4-5 चैप्टर हैं जिनमें वर्ड्स प्रॉब्लम ही है टोटली। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ड्स प्रॉब्लम हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमने नहीं समझ पाए इसके मीनिंग को, इसके स्टेटमेंट को, तो ये मान के चलिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। और आपको मैं प्रॉमिस के साथ कह रहा हूं कि अगर आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आप वर्ड्स प्रॉब्लम को अच्छे से बना पाएंगे। और आप 8th क्लास के वीडियोस को भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जहां पे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम के इजीली सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक एक मीनिंग को समझेंगे, ध्यान देना। इरफान ने कहा that he has 7 marbles more than the 5 times the marbles परमित has। मतलब इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल मोर देन है, यानी कि ज्यादा है। कितने मार्बल ज्यादा है उसके पास? 7 मार्बल्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स ऑफ परमित हैज। यानी कि परमित के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 टाइम्स कर दो। 5 टाइम्स ऑफ परमित हैज का मतलब 5 गुना। और कितने ज्यादा है? 7 ज्यादा है। यानी कि 5 टाइम्स ऑफ परमित हैज प्लस 7, इतने मार्बल्स किसके पास है? इरफान के पास। फिर बाद में बोले कि इरफान हैज 37 मार्बल्स, तो जो वैल्यू आएगा उसको 37 के इक्वल हम कर देंगे, है ना। तो एक ध्यान दो इसमें। तो परमित के पास कितना है वो भी नहीं हमें पता है, तो हम क्या सपोज करेंगे? x ले लो, m ले लो, p ले लो, कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर लेंगे, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज बी x। ठीक है ना, तो हम x ले लेते हैं, तो यहां पे लेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज, है ना, बी x। यानी कि x मार्बल है परमित के पास, तो इरफान के पास कितना है? तो यहां पे देखो इरफान सेस, है ना, इरफान, है ना, इरफान नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी इरफान मार्बल्स ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। इरफान मार्बल्स इज इक्वल टू कितना है इसके पास? 7 मोर। 7 मोर का मतलब 7 प्लस हो जाता है कितना? 5 टाइम्स ऑफ परमित है, तो 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई परमित मार्बल्स, परमित मार्बल्स। क्लियर है? यानी कि इरफान के पास कितना मार्बल है? 7 मार्बल ज्यादा है किससे? 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल्स। यानी परमित के पास जितना है उससे 5 टाइम्स करो, उससे भी 7 जो है ना ज्यादा है, तो हमने 7 प्लस कर दिया। तो अब ये 7 प्लस इधर करो या इधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इरफान के पास कितना मार्बल है? 37, तो इरफान के पास है 37। इधर कितना है? ये 7, है ना, प्लस 5 इंटू परमित के पास कितना सपोज किए 1 x, ये हो गया, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? अब एक चीज और ध्यान देना, ये 5 इंटू एक्स हमारे पास 5x हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हम कर दे तो ये 5x हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि लीनियर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये पूरा वैल्यू राइट हैंड साइड है, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड को हम उधर लिख सकते हैं और राइट हैंड को हम इधर लिख सकते हैं, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, पहले इसको हम एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो ये 37 एज इट इज इक्वल टू 7 प्लस ये 5x हो गया। ठीक है ना। तो अब ये 7 प्लस 5x है ना, ये राइट साइड में दिया है, इसको हम लेफ्ट में लिख देते हैं। तो यानी कि ये हमने लेफ्ट में लिख दिया, ये आ गया 7 प्लस
5x इज इक्वल टू, और जो लेफ्ट में 37 दिया है उसको हमने राइट में लिख दिया, यानी इज इक्वल टू 37। वैसे आप देखा जाए तो ये भी आंसर सही है, आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी 100% करेक्ट माना जाएगा, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। लेकिन क्या है, हमको आदत है कि हम वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और विदाउट वेरिएबल टर्म्स को राइट साइड में लिख देते हैं, क्योंकि जनरली हम हमारे हैबिट में आ गया है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, लेफ्ट टर्म्स को राइट में लिख दिया, राइट टर्म्स को लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट टर्म्स और राइट टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया। तो ये हमारा प्रॉपर्टी सिंपल इक्वेशन का कि इफ वी इंटरचेंज द लेफ्ट एंड राइट टर्म्स देयर इक्वेशंस विल बी रिमेन सेम, मतलब वो एक जैसे रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी आंसर लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये हो गया आंसर, क्लियर है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी जो है उसके फादर 49 ईयर ओल्ड हैं। लक्ष्मी के जो फादर है वो कितने बड़े हैं, 49 ईयर के हैं, क्लियर। फिर बोल रहे हैं ही इज 4 ईयर ओल्डर देन द 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, यानी कि वो 4 ईयर ओल्डर देन है ना, देखो ही इज 4 ईयर ओल्डर देन, 4 ईयर ओल्डर का मतलब और 4 साल बड़े हैं किससे, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, यानी कि लक्ष्मी की जो एज है उसका 3 टाइम्स करो प्लस 4 कर दो, वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लक्ष्मी फादर एज के बराबर हो जाएगी। तो लक्ष्मी के फादर का एज है 49, समझ गए। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लक्ष्मी की एज अगर मान लो आपने x ले ली है ना, लक्ष्मी की एज अगर आपने x ले ली तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज का मतलब 3x हो गया। 4 ईयर ओल्डर है और 4 साल बड़े हैं तो 3x प्लस 4 हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लक्ष्मी फादर एज के बराबर, और लक्ष्मी की फादर एज कितनी है, 49 है, तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लेट करेंगे, तो लेट द लक्ष्मीज है ना, लक्ष्मीज एज बी x ईयर, लक्ष्मी का एज कितना है x ईयर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 4 ईयर ओल्डर देन द लक्ष्मीज एज, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, है ना। तो अपन इसको ऐसे ये जो स्टेटमेंट लिखा था इस तरीके से लिखते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं लक्ष्मीज एज, लक्ष्मीज एज, और इसको कर देते हैं 3 टाइम्स, 3 इंटू लक्ष्मीज एज प्लस 4 इज इक्वल टू लक्ष्मीज फादर एज, है ना। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं ये कि लक्ष्मी फादर 4 ईयर ओल्डर देन द 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, 4 ईयर ओल्डर का मतलब प्लस 4 कर दिया, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज का मतलब ये देखो 3 इंटू लक्ष्मी एज हो गया, है ना। तो ये पूरा मिलकर किसके बराबर हो रहा है, लक्ष्मी के फादर, यानी कि लक्ष्मी फादर एज। अब यहां ध्यान दो, तो 3 इंटू एक्स, लक्ष्मी का एज कितना है x प्लस ये 4, लक्ष्मी के फादर का एज कितना गिवन है 49 ईयर, तो ये हो गया 49, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन सेटअप हो गया इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, ओके, 2 parts we already discussed, so now we set up the equation in third one, okay, it is also very easy, but little bit lengthy, okay, है ना। You can see the questions, so very easy is there. So first we understand these questions. The teacher tells the class that, टीचर टेल द क्लास दैट, मतलब एक टीचर ने क्लास को कहा कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, मतलब जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके मार्क्स उसी क्लास में लोएस्ट मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के ट्वाइस से प्लस 7, यानी 7 ज्यादा है, प्लस 7 है। यानी कि अब मान के चलिए अगर लोएस्ट मार्क्स है ना, लोएस्ट मार्क्स अगर 20 लाया है कोई, समझ में आ गया ना, लोएस्ट मार्क्स अगर 20 लाया है तो क्या करेंगे ट्वाइस, इसको ट्वाइस कर दिया, ये बन गया 40, प्लस करेंगे 7, तो यानी कि 7, तो ये जो आया है वो कितना आया है, हाईएस्ट मार्क्स के बराबर आया है, मतलब इस तरीके से बोल रहा है। अब चूंकि हम यहाँ पे 20 कुछ तो ले नहीं सकते, इसलिए हमें समझाने के लिए बताया हूं मैं, ठीक है। और हाईएस्ट मार्क्स इज 87, तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है
87 है। तो अब हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोएस्ट मार्क्स पता नहीं है, तो लोएस्ट मार्क्स को हम क्या सपोज कर लेंगे, x कर लेते हैं। तो लेट द लोएस्ट मार्क्स, है ना, लोएस्ट मार्क्स इन द क्लास बी x, यानी लोएस्ट मार्क्स इसके मिले हैं वो कितने हैं, x है। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना स्कोर है हमारे पास, 87 है हाईएस्ट स्कोर, और उसको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हाईएस्ट स्कोर या हाईएस्ट मार्क्स एक ही बात है, हाईएस्ट स्कोर लिख सकते हो, हाईएस्ट मार्क्स भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस का मतलब 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स, 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, मतलब ये प्लस 7 हो गया। हाईएस्ट मार्क्स कितना है, ये देखेंगे हाईएस्ट स्कोर कितना है 87, तो ये 87 आ गया। 2 इंटू लोएस्ट स्कोर कितना सपोज करें x, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 7 हो गया। तो ये 87, 2 इंटू एक्स को हम लिखेंगे 2x प्लस 7। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में क्या था कि लेफ्ट पार्ट को राइट में, राइट पार्ट को लेफ्ट में लिख देते हैं, ठीक। तो हमने ये लिख दिया 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। वैसे ये दोनों स्टेप ही हमारे आंसर हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी करेक्ट आंसर है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आप लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करके लिख दोगे तो भी आपका सही है, करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है तो हम उसको भी समझते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, है ना। विद दिस क्वेश्चन आवर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल, and this one also you will understand very well, okay. So you have to concentrate. First we understand the questions. In an isosceles triangle, यानी isosceles triangle है, तो isosceles triangle क्या होता है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड बराबर हो, any two side of triangle is equal means that becomes a isosceles। तो हमने isosceles triangle बना दिया, यहाँ पे देखो ये isosceles triangle बना लिया हमने, ठीक है। इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। इसको बोलेंगे वर्टेक्स एंगल, इसको बोलेंगे बेस। दीज आर द बेस एंगल्स, इनको बेस बोलेंगे, और ये जो ऊपर का है वो वर्टेक्स एंगल, ऊपर का जो है वर्टेक्स एंगल बोलेंगे, और इन दोनों को बेस एंगल बोलेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान देना। फिर बोल रहे हैं वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो बेस एंगल है वो इक्वल होते हैं, है ना। बेस एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। अगर हम इसको 10 डिग्री लेंगे तो ये भी 10 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी कि दोनों बेस एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोस्केलस ट्राइंगल में बेस एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको ले लिया b, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यानी कि बेस एंगल हमने b ले लिए, दोनों b क्यों लिए हैं, क्योंकि बेस एंगल हमारे इक्वल होते हैं इसीलिए। और वर्टेक्स एंगल कितना है, ट्वाइस, है ना, ट्वाइस है ना, ट्वाइस द आइदर बेस एंगल। आइदर बेस एंगल का मतलब है दोनों में से किसी का डबल, तो किसी का मतलब दोनों तो बराबर है, तो किसी एक को ले लो, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 2b। ट्वाइस का मतलब क्या हो गया 2b हो जाएगा। तो ये हमारा वर्टेक्स एंगल 2b हो गया, बेस एंगल b एंड b हो जाएंगे। फिर रिमेंबर द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लास 7th में है, हम आगे चैप्टर 6 में इसको पढ़ेंगे, है ना। ट्राइंगल्स वाला जो चैप्टर है 6 में, उसमें हम ये एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इसको रिमेंबर कर लेते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास बन गया ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक। लेट द बेस एंगल बी डिग्री, बेस एंगल भी हमारा कितना हो गया, बी हो जाएगा, बेस एंगल भी हमारा बी हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद अब हम स्टेटमेंट क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल वाला, है ना। तो क्या लेंगे, है ना, वी नो दैट, है ना, द sum of
all angles of triangle is 180 डिग्री, है ना। तो तीनों एंगल का सम 180, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b प्लस b प्लस 2b इज इक्वल टू 180। तो b प्लस b प्लस 2b इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर दो, तो ये कितना है 1b 2b, तो 2b और 1b 3b एंड 4b, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन सेटअप होके आ गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल गिवन है, बेस एंगल पूछ दिया है और एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा रहा है, तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है, आप इसको बस थोड़ा ध्यान देंगे। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बेस एंगल हमारे दोनों जो बेस एंगल है दोनों ही बराबर होते हैं, है ना। ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और ये एंगल वर्टेक्स एंगल है, इसका डबल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो वर्टेक्स एंगल इज द ट्वाइस द बेस एंगल। तो हमने इस तरीके से फिर ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज करके ये इक्वेशन को सेटअप कर दिया है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम्स है या कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको सुटेबल रिप्लाई करूंगा। और आपको हमारा चैनल पसंद आया है और हमारी टीचिंग स्टाइल्स मेथड्स पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।